Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Arbitration and Conciliation Act. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को समझने से पहले एक ब्रॉडर टर्म समझने की कोशिश करते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। पहले इसको समझेंगे और फिर हम लोग आएंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पे। देखिए, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के बीच में, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म है कोर्ट, जुडिशियरी, वो तो आप जानते ही हैं। दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस हुए तो दे कैन मूव टू अ कोर्ट इन ऑर्डर टू गेट दैट डिफरेंस रिजॉल्व्ड। बट कोर्ट में जाते ही आपको पता है कि मैटर जो है काफ़ी लेंदी हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक ट्रायल चलता है। इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर ऑल्सो। सो आपस में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कुछ ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स भी बनाए गए हैं। उन तमाम मैकेनिज्म्स को कलेक्टिवली कहा जाता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, वेयर द डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज इज सेटल्ड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, विदाउट एनी ट्रायल। हाँ, इस तरह के जो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स होते हैं वहाँ पे मैटर जो है वो सिविल रिलेटेड, कॉमर्शियल रिलेटेड, इंडस्ट्रियल या फैमिली मैटर्स को लिया जा सकता है। क्रिमिनल मैटर्स को ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में इन जनरल नहीं ले सकते। इससे फायदा क्या होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म से कि इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑन कोर्ट्स, साथ ही साथ लो कॉस्ट में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग एनोनिमिटी बिटवीन और एनोनिमिटी ऑफ द टू डिस्प्यूटिंग पार्टीज। तो जो पार्टीज आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी दुनिया के सामने ना आए, उनके बीच में क्या डिस्प्यूट है वो दुनिया के सामने ना आए, कॉन्फिडेंशियल तरीके से डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। ये सब कुछ हो पाता है व्हेन द टू पार्टीज रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट थ्रू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अलग अलग तरीके हैं, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कंसिलिएशन एंड लोक अदालत। तो आर्बिट्रेशन, मेडिएशन और कंसिलिएशन के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लोक अदालत को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिटेल में कई दफ़ा। जैसे अगर आपको लोक अदालत के बारे में डिटेल में देखना है तो आप 30 जुलाई 2024 का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हैं। अदरवाइज हमने जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में पॉलिटी सेगमेंट है वहाँ पे भी लोक अदालत को अच्छे से कवर किया हुआ है। तो लोक अदालत के बारे में आज नहीं देखेंगे, जो बाकी के 3 मैकेनिज्म हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के, उनके बारे में देखेंगे। उनसे रिलेटेड जो कानून है उसके बारे में समझेंगे एंड देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मैकेनिज्म जैसे कि आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन, ये क्या होते हैं इनको पहले समझते हैं। आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो दो डिस्प्यूटिंग पार्टी है वो एक किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाती है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज अ बॉडी विच इज लाइक अ कोर्ट, इसलिए आप कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी, बट इट इज नॉट अ कोर्ट इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्मेट। तो लीगल फॉर्मेट में वो कोर्ट नहीं है, बट इस तरीके के कई सारे ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, जिसमें दो डिस्प्यूटिंग पार्टी जाती है उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में और आपस के जो डिस्प्यूट हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करती है। आर्बिट्रेशन के अंदर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फैसला होता है इट इज बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। तो ये पार्टीज पहले ही अग्री कर लेती हैं कि वी आर गोइंग टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, दैट मीन्स कि द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल बी एक्सेप्टेड टू बोथ ऑफ अस, चाहे वो कोई भी फैसला है। मेडिएशन, मेडिएशन में कैसा रहता है कि द टू डिस्प्यूटिंग पार्टीज दे हायर ए मीडिएटर, जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करता है, बस वो बैठा करके दोनों पार्टीज को आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। दो पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस हैं तो दोनों पार्टीज मिलकर के एक मीडिएटर रख लेते हैं जो दोनों पार्टीज के बीच में एक तरीके से लिंक का काम करता है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम करता है। कॉन्सिलिएशन,
कॉन्सिलिएशन आर्बिट्रेशन जैसा ही है, बट एक मेन अंतर आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन में ये है कि कॉन्सिलिएशन के अंदर जो फैसला होगा, जो एडजुडिकेटिंग बॉडी है, उसका फैसला दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो कॉन्सिलिएशन इज ए नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर इन विच द इम्पार्शियल थर्ड पार्टी जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बुलाई गई है, वो असिस्ट करेगी दोनों पार्टीज को, एक सॉल्यूशन भी देगी, बट वो सॉल्यूशन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज आपस में माने ही। तो आर्बिट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है जिसमें दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग तरीके से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फैसला एप्लीकेबल होता है। मीडिएशन में तो बस दोनों के बीच में बातचीत होती है, कॉन्सिलिएटर जो है वो सॉल्यूशन देता है, बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। अब जितने भी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हैं, दे आर रेगुलेटेड एज पर अ लॉ। फॉर एग्जांपल लोक अदालत के लिए है लोक अदालत एक्ट 1987। इनफैक्ट उस कानून का नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो लोक अदालत इज रेगुलेटेड एज पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोक अदालत हम पहले ही देख चुके हैं, तो उसको आज हम लोग डिटेल में कवर नहीं करेंगे। ये जो बाकी के तीन मैकेनिज्म हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन, दे आर रेगुलेटेड अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो कानून है इट कोडिफाइज आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोसीजर इन द कंट्री। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इस कानून के क्या फीचर्स हैं, वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल एक्ट। तो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इस बॉडी ने एक मॉडल कानून बना करके दिया कि ये एक स्टैंडर्ड कानून होना चाहिए दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर, ताकि वहाँ पे दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज, मेनली दो कॉमर्शियल पार्टीज के बीच में अगर डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इस तरीके के आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बन पाए। तो यूनाइटेड नेशंस में ऐसा कई दफ़ा होता है कि यूनाइटेड नेशंस सीधा सीधा कानून तो बना करके इम्पोज नहीं कर सकता किसी भी देश के ऊपर, बिकॉज इट विल इन्फ्रिंज सोवरेनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है, एक मॉडल लॉ बना करके सजेस्ट करता है कि ये स्टैंडर्ड लॉ है, इस हिसाब से आप अपने अपने देशों में कानून बनाएं। और फिर अलग अलग देशों की सरकारों को सही लगता है तो वो कानून एज इट इज़ बनाते हैं, नहीं तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके वो कानून बनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का ही ये कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के सजेशन पे, उसके मॉडल लॉ के लाइन में ये कानून आया है भारत में। ये जो कानून है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन या कॉन्सिलिएशन के लिए, मेनली अगर आप सोचें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। दो कंपनियां जिनके आपस में डिस्प्यूट्स हो गए, उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। आपने करोड़ों का ऑर्डर दिया कंपनी बी को, और कंपनी बी ने टाइम पे डिलीवरी नहीं की। अब कंपनी बी कह रही है कि हम कैसे करें, फ्लड आ गया था, अर्थक्वेक आ गया था, इसलिए हम नहीं कर पाए। अब आप करें लेकिन हमने तो पैसा दे दिया था करोड़ रुपए, हमारा कंपनसेशन दो। कंपनी बी करी, हम खुद घाटे में हैं, हमारे यहाँ फ्लड आ गया था। अब इस तरह के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स आर मेनली यूज इन ऑर्डर टू रिजॉल्व कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, लेकिन अदर मैटर्स के लिए भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल या फैमिली मैटर्स के लिए भी हो सकते हैं। तो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए मेनली मॉडल लॉ बनाया यूनाइटेड नेशंस ने, और उसी के लाइन में फिर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट आया 1996 में, जिसके अंतर्गत भारत के अंदर अलग अलग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं या कॉन्सिलिएशन बॉडीज बनाए गए हैं। द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी है, जैसे एक डिस्प्यूटिंग पार्टी इंडिया की है, दूसरी डिस्प्यूटिंग पार्टी अमेरिका की है, इस तरह के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी रेगुलेट होंगे एज पर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। कोर्ट का इंटरफेरेंस लिमिटेड रहेगा, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। कोर्ट विल नॉट, तो जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोर्ट सिस्टम्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, दे विल नॉट इंटरफेयर इनटू आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोसेस एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स।
तो सेक्शन 11 अलाउस कि दो जो डिस्प्यूटिंग पार्टी है वो रिक्वेस्ट कर सकती है कोर्ट को कि आप खुद आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करें। सेक्शन 34 सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। तो कभी कभार कोर्ट के पास पावर होता है, इसी से रिलेटेड करंट न्यूज है तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। सेक्शन 34 ऑफ दिस लॉ सेज कि इन सर्टेन केसेस द कोर्ट्स कैन सेट असाइड द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। किन किन केसेस में वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को रिजेक्ट कर सकते हैं कोर्ट्स, वो भी हम आगे देखेंगे। सेक्शन 36 टॉक्स अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। अब एक बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया कि नहीं, कंपनी ए को कंपनसेशन मिलना चाहिए 5 करोड़ का, अब इस फैसले को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है कि कंपनी ए कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए लेकिन कंपनी बी दे ही नहीं रही है, तो उस केस में कंपनी ए कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट कंपनी बी। साथ ही साथ एक और बात आप सुनते चलिए, चूंकि आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन की बात चल रही है, तो भारत के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भारत के बड़े बड़े बिजनेसेस ने मिल करके ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ताकि इस फिकी प्लेटफॉर्म की मदद से जो बिजनेस हाउसेज हैं वो भारत सरकार के साथ कम्युनिकेट कर पाए अपने डिमांड, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल। तो फिकी कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस ऑफ इंडिया। फिक्की ने 1965 में ही, ये कानून तो बाद में आया, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस कानून से पहले देश के अंदर आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलिएशन के काम नहीं होते थे। बस आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर दिया इस कानून ने। तो फिक्की ने बहुत पहले 1965 में ही एक बॉडी बनाई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, आईसीए, जो एक महत्वपूर्ण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है देश के अंदर हमारे, जो आज भी ज़्यादातर कंपनियां जब उनके बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो इस इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द ओनली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन द कंट्री, आई एम सिंपली सेइंग इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑफ द कंट्री। ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस, टाटा, इनके जब डिस्प्यूट होते हैं तो दे गो टू दिस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जिसको फिकी ने बनाया था 1965 में। सो इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, but after this act of 1996 this body works या operates, this ICA operates as per this act। इस कानून के तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए ही ये ICA काम करती है, बट इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। और भी फीचर्स देखते हैं इस कानून के, तो जो दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टी हैं उसकी ऑटोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करने की बात की गई है। पार्टी विल हैव फ्रीडम टू डिसाइड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, कि आर्बिट्रेटर्स 5 होंगे कि 7 होंगे। ऑड नंबर्स तो होंगे, बट 3 होंगे कि 5 होंगे कि 7 होंगे, वो दोनों पार्टीज मिल करके चुनती हैं। वेन्यू क्या होगा, लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा, दोनों पार्टी मिल करके चुनती हैं। क्या प्रोसीजर फॉलो होगा आर्बिट्रेशन में, दोनों पार्टी मिल करके चुनती हैं। आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में 2015 में अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें टाइम फिक्स कर दिया गया कि एनी आर्बिट्रेशन हैज टू बी रिजॉल्व विद इन 12 मंथ्स। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कही गई अमेंडमेंट ला करके 2015 में, कि दोनों पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, एनोनिमस रहेगा, आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं बताया जाएगा। साथ ही साथ डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन दोनों पार्टीज देंगी टू द आर्बिट्रल बॉडी, वो इंफॉर्मेशन इन पार्टियों के अगेंस्ट किसी कोर्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा एज अ एविडेंस। तो इम्यूनिटी भी है रिगार्डिंग द प्रोसीजर, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इम्यूनिटी, ये सारी बातें हैं। ये आखिरी प्रोविजन पे थोड़ा ध्यान देते हैं, फाइनलिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड। मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फैसला होता है दैट इज बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज, राइट। ये जनरल नियम है, आर्बिट्रेशन का मतलब ही यही है। ओके, तो इस कारण से ये कानून भी कहता है कि आर्बिट्रेशन के केस में, ये कानून में भी लिखा है कि आर्बिट्रेशन के केस में द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग on both parties and it cannot be set aside by any court। it will have same status as a court degree, यानी कि कोर्ट के फैसले के बराबर का ही वैल्यू या ग्रेविटी होल्ड करेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फैसला। बट सेक्शन 34 ऑफ दिस एक्ट सेज कि अगर फैसला सुनाने में कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ बायस है, कुछ प्रोसीजरल अनफेयरनेस है, तो
उस ग्राउंड पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और फिर कोर्ट इस ग्राउंड पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को सेट असाइड कर सकती है। सेट असाइड मतलब उसको होल्ड पे रख सकती है कि नहीं, ये अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन 34, जैसा कि मैंने आपको कहा था, सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, ये कोर्ट कर सकता है बट इफ इट इज प्रूव्ड कि आर्बिट्रेशन के दौरान कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ बायसनेस है या प्रोसीजरल अनफेयरनेस है। ओके, इसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज है। एक और चीज देख लीजिए, इस कानून की मदद से ये तो 1996 में कानून लाया गया था, बट 2019 में अमेंडमेंट किया गया इस कानून में, और उस अमेंडमेंट के साथ एक और बॉडी बनाई गई, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये अलग है, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन है जो फिक्की ने बनाया था, और ये में अमेंडमेंट ला करके एक बॉडी बनाई गई, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। इस बॉडी को काम दिया गया है कि भारत में जितने भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स हैं उनके लिए आप स्टैंडर्ड सेट करें, ताकि एक एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बनी रहे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोसेस में। गेटिंग बैक टू द डिस्कशन, सेक्शन 34। तो सेक्शन 34 कहता है कि कोर्ट जो है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को सेट असाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ प्रोसीजरल अनफेयरनेस, फ्रॉड या बायस। अब हाल फिलहाल में एक पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस पिटीशन में आर्ग्यू किया गया कि अगर कोर्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को सेट असाइड कर सकते हैं, उस पे होल्ड लगा सकते हैं, तो फिर मॉडिफाई क्यों नहीं कर सकते? कि ये फैसला है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, बट ये फैसले में थोड़ी बहुत कमियां हैं, इस कमियों को मॉडिफाई करते हुए हम कह रहे हैं कि नहीं, 5 करोड़ का कंपनसेशन नहीं, सिर्फ 2 करोड़ का कंपनसेशन होना चाहिए। तो आई जस्ट होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म। सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड मतलब उस फैसले पे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के रोक लगा देना कि नहीं, अभी नहीं होगा, हम और इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मॉडिफाई करना मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के डिसीजन में थोड़े बहुत बदलाव कर देना कि नहीं, 5 करोड़ नहीं, बस 2 करोड़ का कंपनसेशन होना चाहिए। तो पेटिशनर कहते हैं कि अगर सेक्शन 34 कोर्ट्स को अलाउ करता है कि दे कैन मॉडिफाई, आई एम सो सॉरी, सेक्शन 34 अलाउ करता है कि दे कैन सेट असाइड एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड, देन व्हाई कैन नॉट द कोर्ट मॉडिफाई द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड? क्योंकि एक रूल है, मैक्सिम है कि द ग्रेटर कंटेन्स द लेसर। तो when the courts have greater power, they have the greater power to set aside the decision, then why cannot they have the lesser power of modifying the decision? तो ये जो रूल है, मैक्सिम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने पुराने कई सारे जजमेंट्स में दिया है कि द ग्रेटर पावर ऑटोमेटिकली कंटेन्स द लेसर पावर। इसी रूल के बेसिस पे आर्ग्यू कर रहे हैं पिटिशनर्स कि अगर कोर्ट्स के पास आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को सेट असाइड करने का पावर है, तो उनके पास उसको मॉडिफाई करने का भी पावर होना चाहिए। 5 जजेज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, दैट इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी हिमसेल्फ, वो इस पिटीशन के ऊपर सुनवाई कर रहे हैं। न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेशन का, कॉन्सिलिएशन का, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में यूपीएससी ने साल 2015 में यह प्रश्न पूछा था, और वो उस टाइम का करंट अफेयर्स का प्रश्न था कि हाल फिलहाल में जो उसमें अमेंडमेंट लाया गया है थ्रू ऑर्डिनेंस, उसके मदद से क्या क्या नई चीजें लाई गई हैं। बट इस प्रश्न का जवाब मैंने करंट टाइम के हिसाब से दिया है, क्योंकि एक अमेंडमेंट 2019-20 में भी लाया गया था। तो 2019-20 के अमेंडमेंट में क्या क्या मुख्य बातें हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने जिक्र किया है, और उसके मदद से आंसर करने की कोशिश की है। तो ये सवाल मेनली आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स का प्रश्न था, क्योंकि उस साल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट वाज इन न्यूज, क्योंकि उसमें ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट लाया गया था। ये इस साल फिर से न्यूज में आया है, तो फिर से इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आ सकता है। The next article is about 10 years of soil health card scheme. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to agriculture. Soil health card scheme 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर्स वेलफेयर लेकर के आई थी। ये सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम अब अलग से स्कीम एग्जिस्ट नहीं करता है। 2015 में इसको एक इंडिपेंडेंट स्कीम की तरह लाया गया था,
फिर 2022-23 में 2022-23 में द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज मर्ज्ड विद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के अंतर्गत अलग अलग कंपोनेंट हैं। उसमें से एक कंपोनेंट है सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। उस कंपोनेंट के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम को सब्ज्यूम कर दिया गया। तो इट इज नो लॉन्गर एन इंडिपेंडेंट स्कीम, इट इज अ पार्ट ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के फीचर्स क्या है? तो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत नियम है कि अलग अलग एरियाज में जो एग्रीकल्चरल सॉइल है उसकी टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग के बेसिस पे देखा जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं या कौन कौन से डेफिशिएंट हैं, और उसके बेसिस पे कार्ड बनाया जाएगा, सॉयल हेल्थ कार्ड, जो फार्मर्स को अवेलेबल अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि फार्मर्स को अपने सॉइल के हेल्थ के बारे में पता चल पाए और उस हिसाब से वो फर्टिलाइजर को और बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स को चुन पाए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड हर 2 साल पे रिन्यू किया जाता है अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ द सॉइल। इससे वो अप्रोप्रिएट डोजेज ऑफ न्यूट्रिएंट डिसाइड कर पाते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को रन करने के लिए विलेज लेवल पे सॉइल टेस्टिंग लैब्स बनाए गए हैं, और साथ ही साथ एक ओवरऑल सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल भी बनाया गया है, जिसकी मदद से फार्मर्स ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि उनके सॉइल का क्या कंडीशन है, हेल्थ स्टेटस है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से डेफिशिएंसी में हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड जो रिलीज होता है उसमें 12 पैरामीटर्स पे फोकस किया जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस किया जाता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर कितना है, जिंक, फेरस, कॉपर, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी सजेशन दिया जाता है। एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी है, पीएच फैक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉइल की कितनी है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना, ये सब कुछ रहता है सॉइल हेल्थ कार्ड में एज अ पैरामीटर। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से काफ़ी फायदा हुआ है, बिकॉज एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा, विच स्टडीड द एफिशिएंसी ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड इन इंडिया। उसने पाया कि फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन लगभग 8 से 10% तक कम हुआ है आफ्टर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, क्योंकि फार्मर्स को पता चल गया है कि कौन कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत है, कौन कौन से की नहीं है। इससे फार्मर्स के लिए सेविंग्स हो रही है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं हो रहा है। साथ ही साथ क्रॉप ईल्ड हैज ऑल्सो गॉन अप बाई 5 to 6%। तो ये सब तमाम फायदे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के। टाइमली एंड एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है, ताकि उस हिसाब से वो फैसले ले पाए अपने सॉइल के न्यूट्रिएंट ट्रीटमेंट को लेकर के। कस्टमाइज न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन भी मिल रहा है कि किस तरीके का न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करना है, ऑप्टिमाइज फर्टिलाइजर यूज एंड अफोर्डेबल सॉइल टेस्टिंग या फ्री सॉइल टेस्टिंग हो रही है। करंट न्यूज सिंपल है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के 10 साल पूरे हो गए हैं। न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और ये बात भी आप ध्यान रखना कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज नो लॉन्गर एन इंडिपेंडेंट स्कीम, इट इज पार्ट ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जियोमैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग बाय लॉगर हेड टर्टल्स। इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक, दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक सिग्नेचर ऑफ एन एरिया। देखिए, हमारा अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ये तो आप जानते हैं, राइट। बिकॉज अर्थ के अंदर जो निकल और आयरन है, और फिर वहाँ पे जो मूवमेंट्स होते रहते हैं, कन्वेक्शनल मूवमेंट्स विद इन द अर्थ, उस कारण से द अर्थ एक्ट्स एज अ मैग्नेट, यू नो इट, राइट। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट मच ऑफ डिटेल कि वाई अर्थ एक्ट्स एज अ मैग्नेट। हम लोग पहले ये कंक्लूड कर लेते हैं, वी ऑल अग्री टू दिस कि अर्थ एक्ट्स एज अ मैग्नेट। अब जो अर्थ से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह, उसका स्ट्रेंथ हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, द नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। वो किन बातों पे मेनली डिपेंड करता है? तो मेनली डिपेंड करता है अर्थ से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पावरफुल होगा या कहाँ वीक होगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि अलग अलग एरियाज में रॉक्स कैसे कैसे हैं, जो अर्थ क्रस्ट है वो किस किस तरीके का रॉक का बना है। अगर वोल्केनिक आयरन रिच रॉक होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होता है। अगर वहीं कोई सैंडस्टोन या लाइमस्टोन रॉक्स हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं बेसिकली, अगर वो हैं तो वहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है।
और इस कारण से आप कह सकते हैं कि अर्थ के अलग अलग जगहों पे यूनिक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, विच कैन बी कंसिडर्ड एज मैग्नेटिक फिंगरप्रिंट ऑफ डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी नज़दीक दिख रही है आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, तो आप समझिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी जो है वो कम दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। और इस तरीके से अर्थ के अलग अलग हिस्सों पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, कहीं पे वीक है, एंड दैट इज हाउ एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज ए यूनिक मैग्नेटिक फिंगर प्रिंट, आप ऐसा कह सकते हैं। और अलग अलग जगहों की कैसी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं जो होता है मैग्नेटोमीटर। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, जियो मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग। हम तो एक डिवाइस बना करके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मेजर करने की कोशिश करते हैं, जिस डिवाइस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटोमीटर। बट देर आर सम एनिमल्स लाइक सी टर्टल्स एंड ऑल, देर आर सम बर्ड्स ऑल्सो who have inbuilt ability, natural inbuilt ability to identify and record magnetic field of a particular area, जिसको हम लोग कहते हैं जियो मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग। वो जिस एरिया में रहते हैं वहां की मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और याद रखते हैं, फिर दूर घूम करके भी आते हैं, सालों बाद भी वो जब लौट करके आते हैं तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इट इज लाइक नेचुरल जीपीएस एबिलिटी, या इट इज लाइक नेचुरल जीपीएस अमंग सम एनिमल्स which helps them to identify magnetic field of an area। ये हजारों हजारों किलोमीटर मूव करके वापस आकर के उसी लोकेशन पे लौट आते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनबिल्ट मैप। दे कैन डिटेक्ट इवन स्लाइटेस्ट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, दे कैन रिटर्न टू द स्पेसिफिक लोकेशंस आफ्टर मेनी ईयर। इसी एबिलिटी को कहा जाता है जियो मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग। ये अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन का मैग्नेटिक सिग्नेचर। तो किसी भी एक जगह का मैग्नेटिक सिग्नेचर ये अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लेते हैं और फिर सालों बाद भी उस जगह तक लौट करके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉगर हेड टर्टल्स की बात की जाए तो फीमेल लॉगर हेड टर्टल्स क्या करते हैं, जिस बीच पे उनका जन्म होता है, जन्म के बाद ही उस जगह का वो मैग्नेटिक सिग्नेचर अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लेते हैं, यानी कि जियो मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग कर लेते हैं। फिर ये फीमेल लॉगर हेड टर्टल्स 10-20 सालों तक पूरे दुनिया भर में घूमते रहते हैं। जब उनका खुद का वो मैच्योर हो जाती हैं और उनको जब खुद एक ले करना होता है तो वापस से वो लौट करके आते हैं उस जगह पे जहां उनका खुद का जन्म हुआ था, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ जियो मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग। हाल फिलहाल में एक स्टडी छपी थी रिगार्डिंग द लॉगर हेड टर्टल्स, जिसमें बताया गया कि ये लॉगर हेड टर्टल जब अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं जो उन्होंने जियो मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग कर रखी है अपने दिमाग में, और उसको ढूंढते ढूंढते जब अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं तो उनको बहुत खुशी भी होती है। दे डू टर्टल डांस ऑल्सो व्हेन दे रीच इंटेंडेड लोकेशन। लॉगर हेड टर्टल से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। आईयूसीएन में दे आर कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल और डाइट में दे आर ओमनीवोरस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड यूपीएससी एपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछते रहते हैं। यूपीएससी ने भी लास्ट ईयर प्रश्न पूछा था मिलिट्री एक्सरसाइजेस से, तो देख लेते हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जो है वो भारत और जापान के आर्मी के बीच में होता है मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल। इस साल 2025 वाला एडिशन होगा जापान के अंदर एट माउंट फूजी। ये एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन एक एनुअल एक्सरसाइज है और ऑल्टरनेटिवली होता है, एक साल भारत में तो दूसरे साल जापान में। इसमें भारत की आर्मी, इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ये आपस में एक जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस, कॉम्बैटिंग टैक्टिक्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसमें ये जो पहला क्वेश्चन था नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। 40,000 करोड़ होगा और ये नीति आयोग ने इसको लॉन्च नहीं किया है, भारत सरकार ने किया था। ये तो सिंपल सा प्रश्न था, कौन सा इसमें से करेक्ट है, बाकी तीनों तो इनकरेक्ट हैं। ये भी सिंपल ही था, बालीन वेल्स से रिलेटेड ऐसी कोई बात मैंने नहीं बताई थी, यहाँ पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये इनकरेक्ट है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज इन ओडिशा, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। मेलेनिस्टिक थोड़ा सा डार्क कलर के टाइगर्स मिलते हैं सिमलीपाल में, दे आर यूनिक। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।